ओके, तो हमने पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ लिया, पावर एंगल इक्वेशन पढ़ ली, दोनों की, अल्टरनेटर की पढ़ ली और मोटर की पढ़ ली। ठीक है, ये लास्ट में हम दोनों के कंक्लूजन भी कर चुके हैं, दोनों के बीच में क्या कंडीशन है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या होती है, ठीक है, ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फिर नेचर ऑफ रिएक्टिव पावर क्यों जरूरी है ये भी डिस्कस कर चुके हैं। तीनों केस पढ़ चुके हैं, अंडर एक्साइटेड मशीन, नॉर्मली एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड मशीन, है ना। फिर अल्टरनेटर के रिगार्डिंग मैंने बता दिया आपको कि कब रिएक्टिव पावर ऑब्जर्व करेगा, डिलीवर करेगा, या फिर दोनों ही नहीं करेगा, ऑब्जर्व भी नहीं करेगा, डिलीवर भी नहीं करेगा, अल्टरनेटर के केस में एज वेल एज मोटर के केस में। दिस वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट जो हमें अभी पढ़ना है वो है वीक कर्व और इन्वर्टेड वीक कर्व। याद करो, मैंने अभी एक लेक्चर लिया था, 2 3 या 4 लेक्चर से पहले मैंने बताए थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्टरनेटर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिंक्रोनस मशीन। उसमें हम सब डिस्कस कर चुके थे सारे, बस कुछ एक दो बच गए थे, इंपॉर्टेंट थे, वीक कर्व और इन्वर्टेड वीक कर्व। वो उस टाइम मैंने वहां नहीं पढ़ाए थे, क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको एक आर्मेचर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है ना, पावर की इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है ना, तो इसलिए वहां पे हम नहीं पढ़ पाए थे। बट उसमें उस कैरेक्टरिस्टिक्स में जो जनरेटर अल्टरनेटर कैरेक्टरिस्टिक्स है या सिंक्रोनस मशीन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके अंदर 2 कर्व और जुड़ जाते हैं, वीक कर्व और इन्वर्टेड वीक कर्व। इस ये बहुत उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल बहुत इसमें से पूछा जाता है, कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे जाते हैं गेट और ईएस के अंदर। ओके, तो ये वीक कर्व और इन्वर्टेड वीक कर्व है क्या? कुछ नहीं, क्यों कहते हैं इनको अब देखेंगे हम। सबसे पहले दोनों के लिए बनाएंगे हम, अल्टरनेटर के लिए भी बनाएंगे और मोटर के लिए भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अल्टरनेटर के बनाएंगे। अल्टरनेटर का एक बार अगर आपको समझ में आया वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व कैसे बनता है, तो मोटर का भी एकदम एग्जैक्ट सिमिलर बनता है। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वी कर्व बनता कैसे है, तो व्हाट इज वी कर्व, किसके बीच में प्लॉट है? द प्लॉट ऑफ आर्मेचर करंट, है ना, आर्मेचर करंट वर्सेस द फील्ड करंट फॉर ए कांस्टेंट पावर इज कॉल्ड एज वी कर्व। ये ध्यान रखना, कांस्टेंट पावर, पावर क्या होना चाहिए मेरा? कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, द प्लॉट ऑफ आर्मेचर करंट, यानी आर्मेचर करंट होगा वाई एक्सिस पे, और फील्ड करंट आपका एक्स एक्सिस पे कौन सा होगा? फील्ड करंट का वेरिएशन होगा। सो जो कर्व बनेगा वो हम क्या कहते हैं? वीक कर्व। ओके, अब वो उसका वी कर्व क्यों कहते हैं? जो कि जो कर्व का शेप होता है वो वी के फॉर्म में होता है, जो वी लेटर है ना उसके फॉर्म में होता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया वी कर्व। दूसरा जो प्लॉट करना है दैट इज इन्वर्टेड वी कर्व, यानी उल्टा वी। ठीक है, तो जो शेप होगा वो उल्टा वी होगा। वो किसके बीच में बनेगा? द प्लॉट ऑफ पावर फैक्टर वर्सेस द फील्ड करंट एट ए कांस्टेंट पावर इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड वी कर्व। ये दोनों ड्रॉ करेंगे, समझ में आ गया ना। बस मेन मुद्दा इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि हमारा जो पावर है दैट इज कांस्टेंट पावर, है ना। नाउ नेक्स्ट अल्टरनेटर। अल्टरनेटर अल्टरनेटर के लिए हम वी कर्व बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेन हमें क्या रखना है? कांस्टेंट पावर, कांस्टेंट होना चाहिए। तो पी आउटपुट, वी आउटपुट, और सिंगल फेज की बात कर रहे हैं अभी तक, है ना। अगर सिंगल फेज पावर आउटपुट कांस्टेंट है तो 3 फेज तो होना ही होना है। ठीक है, तो अल्टरनेटर के अंदर बात करें, पी आउटपुट इज इक्वल टू कांस्टेंट, उसको हम कैसे लिखते हैं? आउटपुट इक्वेशन कैसे लिखते हैं अल्टरनेटर? वी इंटू आई कॉस फाई, ये तो होता है 3 फेज पावर, सॉरी एसी पावर के अंदर, वी आई कॉस फाई। वी कौन सा है? टर्मिनल वोल्टेज, है ना। सी दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज इनटू आई आर्मेचर करंट है, cos फाइव मेरा पावर फैक्टर है, वो कांस्टेंट होना चाहिए। चलो, अब मैंने क्या अज्यूम किया वो ध्यान रखना। आई एम अज्यूमिंग जनरेटर इज कनेक्टेड, जनरेटर इज कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस बार, दैट मींस वीटी एंड एफ आर कांस्टेंट, है ना। तो मैंने क्या अज्यूम किया? लेट अज्यूम जनरेटर इज कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस बार। इनफाइनाइट बस बार में अगर कनेक्ट कर देते हैं, इसका मतलब उस बस बार का वीटी टर्मिनल वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मुझे बताओ, इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो वीटी अगर कांस्टेंट है तो मैं यूं लिख सकता हूं, इससे कंक्लूड कर सकता हूं, अगर वीटी कांस्टेंट है, मेरा जनरेटर को इनफाइनाइट बस बार पे मैंने कनेक्ट कर दिया, तो वीटी कांस्टेंट है तो एक कांस्टेंट तो हटा ही दो, तो इसको मैं कह सकता हूं, इससे कंक्लूड कर सकता हूं, आई ए कॉस फाइव इज कांस्टेंट, है ना। फ्रॉम अबव इक्वेशन वी कैन से दैट आई ए कॉस फाइव इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये कंक्लूड निकला कहां से? एक तो इनफाइनाइट बस बार से और एक इससे। ठीक है, नाउ आल्सो अब हमने इक्वेशन डिराइव करी थी अभी अल्टरनेटर के केस में आउटपुट पावर की, अगर याद आया, जहां पे मैंने आर्मेचर करंट, आर्मेचर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया था, तो वहां से क्या आया था? ये आया था कुछ, सी दिस, पी आउटपुट इज इक्वल टू ई एफ टी, ई एफ इंटू वी टी अपॉन एक्सएस इंटू साइन डेल्टा। डेल्टा मेरा पावर एंगल,
है ना, और वीटी टर्मिनल वोल्टेज, ईएफ मेरे इंड्यूस ईएमएफ, एक्सेस मेरा सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ठीक है। अब ये भी क्या होना चाहिए, एक तो ये इक्वेशन निकली, ये भी आउटपुट की इक्वेशन है, तो वो भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए फॉर आर इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ वीटी तो कांस्टेंट है ही, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट बस बार में। एक्सेस सिंक्रोनस रिएक्टेंस भी कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, और एक्सेस किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि इनफाइनाइट बस बार पे कनेक्टेड है। तो वीटी भी कांस्टेंट, एक्सेस भी कांस्टेंट, तो मैं ये लिख सकता हूं, इससे कंक्लूड कर सकता हूं ईएफ साइन डेल्टा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो दो कंक्लूजन हमारे निकले, जो पावर कांस्टेंट आया, आउटपुट पावर, उससे ये आया, प्रोडक्ट ऑफ आर्मेचर करंट एंड पावर फैक्टर इज कांस्टेंट, पावर फैक्टर cos फाई तो होता है, और दूसरा इंड्यूस ईएमएफ, प्रोडक्ट ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एंड साइन डेल्टा इज कांस्टेंट। ये दो कंक्लूजन कहां से आए, समझ में आया, ये डिराइव किए, और इसी इन दोनों को देखते हुए हम आपके वी कर्व प्लॉट करेंगे, है ना। यही सेम कंडीशन मोटर के केस में भी होगी, ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं, जनरेटर के केस में आपने इक्वेशन देखी होगी, ये वाली होती है, EF इज इक्वल टू VT प्लस JIXS। मोटर के केस के, जनरेटर के केस में करंट ऐसा होता था, तो EF इज इक्वल टू VT प्लस JIXS। सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, तो इसका हमें फेजर डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखो, सबसे पहले VT ले लिया मैंने, रेफ, है ना, VT, और लोड कैसे लिया है, लैगिंग लिया है। लोड कैसे लिया है मैंने, लैगिंग। फेजर डायग्राम में कोई भी स्टेप समझ में नहीं आए तो प्लीज पूछ लेना, है ना। तो लैगिंग केस के अंदर अब क्या होगा, VT आपका आ गया, आइए लैगिंग है, देखो कितना एंगल लैगिंग है, 5 एंगल, है ना, पावर फैक्टर 5:1 लिया है। एक केस में डिफरेंट डिफरेंट लोड, है ना, डिफरेंट डिफरेंट लोड लूंगा। तो सपोज पहला लोड लिया है मैंने लैगिंग लोड, है ना, लैगिंग लोड लिया है 5:1, ओके, दिस इज IA1। अब ये मेरा IA हो गया, ठीक है। अब अगर इसको मैं ढंग से देखना, IA अगर मैं ले रहा हूं, तो आई, अगर IA को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूं, सपोज IA मेरा हाइपोटेन्यूस है, तो IA cos फाई और IA sin फाई कहां आएगा, देखो IA cos फाई तो आएगा ये वाला, है ना, IA cos फाई मेरा ये आएगा। I sin फाई कैसे आएगा, ये वाला। और अभी मैंने देखा था IA cos फाई क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, यही तो है IA cos फाई। तो देखो ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक, यहां से इन दोनों के बीच में ये IA cos फाई तो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। समझ में आ गया ना, चाहे आप कोई भी करंट फ्लो करवाओ, दूसरा लोड भी लोगे, सपोज मैं दूसरा लोड ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल, इसको मेरे को रब करने दो, है ना, इसको रब करने दो, ओके। तो अब मैं दूसरा लोड ले रहा हूँ, ये वाला लोड ले रहा हूँ, है ना। तो देखो पावर फैक्टर एंगल यानी लोड चेंज हो गया, लेकिन आर्मेचर करंट IA2, ये जो विड्थ है IA cos फाई, ये तो क्या हुआ, कांस्टेंट। आप कैसे भी ले लो, ये फाई 2 ले लिया मैंने सपोज फॉर एग्जांपल, है ना। कांस्टेंट पावर के लिए, कांस्टेंट पावर के लिए आपको ये कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। नाउ अब ये तो बन गया अपना, IA बन चुका, VT है। अब देखो VT के अंदर क्या ऐड करना है मुझे, JIA एक्सेस, J मतलब 90 डिग्री, तो ये जानते हो आप 90 डिग्री, ये VT है, VT में क्या ऐड करना, JIA एक्सेस, यानी IA ये है, इसके 90 डिग्री कहाँ होगा, प्लस 90 डिग्री है, तो प्लस 90 डिग्री ऊपर आएगा ऐसे। तो इसको एज इट इज उठा के मैंने कहाँ रख दिया, यहां रख दिया, ठीक है। IA1 लिया करंट, क्योंकि लोड 1 के लिए सपोज, है ना, IA1 एक्सेस यहाँ पे, ये ड्रॉप हो गया। अब जो रिजल्टेड आया वो क्या कहलाया, EF, तो ये ब्लू वाला EF। और मैं जान, आप अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं, इंड्यूस EMF और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में जो एंगल है, दैट एंगल इज कॉल्ड पावर एंगल। डेल्टा 1 क्यों लिया है, इस लोड के लिए लिया, ठीक है। अब EF तो आ चुका, EF1 आ चुका है, मुझे क्या चाहिए, EF साइन डेल्टा। तो अगर इस EF को अगर आप दो हिस्सों में बांटोगे तो क्या आएगा, अगर ये लोगे तो ये तो क्या आएगा, यहां से लेके यहां तक, ये तो क्या आएगा, EF cos डेल्टा, सही कह रहा हूं, EF cos डेल्टा। EF साइन डेल्टा कौन सा आएगा, EF साइन डेल्टा आएगा ये, है ना, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, ये थ्रू आउट EF, सी दिस EF साइन डेल्टा, ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। यानी आप EF कहीं भी ड्रॉ करो, यहां ड्रॉ करो, यहां ड्रॉ करो, हमेशा ये EF2 होगा अलग अलग लोड के लिए। बट ये डिस्टेंस EF साइन डेल्टा, लोड एंगल भी चेंज हो रहा है ना, पावर एंगल भी चेंज हो रहा है ना, और मेरा ये EF भी चेंज हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड देखा आपने,
ये जो वाला ई एफ साइन डेल्टा ये क्या क्या मेरा कांस्टेंट है, तो मैं ये कह सकता हूं आई नॉट कॉस फाई रिप्रेजेंट द कंपोनेंट ऑफ करंट इन द सेम फेज एज द वोल्टेज और द वर्टिकल कंपोनेंट व्हिच मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। ये तो आई ए हुआ, तो मैं कह सकता हूं हमेशा आई ए की टिप किसको फॉलो करेगी, इस ब्लैक लाइन को। ऐसे ई एफ वन की जो टिप है वो किसको फॉलो करेगी, इस ब्लू लाइन को। समझ में आया? ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लेते सीधे, अलग अलग लोड के लिए ड्रॉ करने। तो अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक फेजर डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो पूछना मेरे से। ठीक है, पहला लोड के लिए सपोज मैं लैगिंग लोड ले रहा हूँ और वो लोड ले रहा हूँ ये रहा आई ए वन, है ना, थोड़ा आई ए वन, और ये एंगल क्या हुआ फाई, आई ए कॉस फाई कौन सा हुआ, ये इतना तो डिस्टेंस हुआ, आई ए वन कॉस फाई वन। ओके, तो ये तो मेरा कांस्टेंट हो गया। अब वीटी में क्या ऐड करना है मुझे, आई जे आई एक्सेस, जे आई एक्सेस कहाँ होगा, इसके 90 डिग्री है ना, तो अगर इसको अगर आप पीछे लोगे, इसको आगे एक्सटेंड कर लो एक बार डॉटेड लाइन से, तो यही तो होगा पैरेलल में। तो देखो ये मैंने कर दिया, ये लो, ये कौन सा हुआ, आई ए वन एक्सेस, सही कह रहा हूं, ग्रीन कलर ले लेते हैं, इससे ये रिजल्टेंट बना, ये रिजल्टेंट क्या कहलाया, ई एफ वन। समझ में आया, ई एफ वन। ओके, ई एफ वन बन चुका। अब ये एंगल क्या कहलाएगा, डेल्टा वन। किसके लिए था ये, इस लोड के लिए फाई वन। ओके, और मैंने क्या कहा, अब ई एफ साइन डेल्टा वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो देखो इसको मैं ये ग्रीन लाइन नीचे बना रहा हूं, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ई एफ साइन डेल्टा, जो कि क्या होगा, कांस्टेंट। तो हमेशा जो ई एफ की है ये इसी के अंदर रहेगा। चलो दूसरा लोड ले लेते हैं, एक और बना लेता हूं मैं रेड कलर का, सपोज ब्लू कलर का ले लेते हैं, है ना, ये ले लेता हूं मैं सपोज, ये तो ई एफ हो गया आपका, है ना, ये हो गया आपका। अब हम बना रहे हैं ये, इसको ई एफ वन कह दिया। अब मैं एक सपोज, ये कौन सा लोड था, लैगिंग लोड था, अब मैं बना रहा हूं यूनिटी पावर फैक्टर के लिए। यूनिटी पावर फैक्टर में क्या होगा, वीटी और आई ए में कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा, तो मेरा आई टू कहां बना, ये मेरा आई ए टू है। फिर से कॉस 0 डिग्री हुआ, कॉस 0 क्या होता है, 1 आई ए टू, तो ये बना। अब इसको देखते हुए अगर आप बनाओगे, वीटी में क्या ऐड करना है, 90 आई ए एक्सेस, 90 इसके परपेंडिकुलर होगा, तो वो ये डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब इसको जोड़ दो यहां पे, ये क्या कहलाया, ई एफ टू। लोड एंगल क्या हुआ, पावर एंगल डेल्टा टू इंक्रीज कर गया, देखो ये करके बाहर नहीं गया ना, आई टू गया। चलो एक और लोड ले लेते हैं, है ना, ये तो लैगिंग था, लीडिंग ले लेते हैं अलग कलर से, है ना, लीडिंग ले लेते हैं। लीडिंग से पहले अगर हम डायरेक्ट अगर बनाना चाहें तो यहां से मैं बना रहा हूं, लेट मी टेक अनदर कलर, ये ले लिया, है ना, ई एफ थ्री से पहले मैंने लीडिंग ले लिया यहाँ पे, ये रहा आई ए थ्री, ये एंगल कितना कहलाएगा, फाई टू, सही कह सकता हूं मैं, दिस इज माई फाई टू। अब आई थ्री इस तरफ है, तो जे आई एक्सेस कहां होगा, यहां, इसको उठा के कहां डालना है मेरे को, इस वीटी में रखना है, तो वीटी में रख दिया मैंने एज इट इज, ये वीटी में रख दिया। ये क्या हुआ, आई ए थ्री एक्सेस आई ए थ्री, ये वाला क्या था, वीटी वाला, ये था आई ए टू एक्सेस था, सही कह रहा हूं। अब इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा ये यहां से, ये क्या कहलाएगा, ई एफ थ्री। ओके, ये होच पोच हो गया। अब देखो ये बना रखा है यहाँ पे मैंने, है ना, समझ में आया बना कैसे, ये आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे बना। ठीक है ना, सारे ई एफ थ्री, ई एफ टू, ई एफ वन सारा, देखो ये इसके बाहर नहीं गया, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है आई ए टिप, जो आर्मेचर करंट की जो टिप है, शुड लाई ऑन द रेड लाइन, ये लाइन रेड लाइन पे लाई करेगी, वाइल ई एफ इंड्यूस वोल्टेज की जो टिप है, शुड लाई ऑन द ब्लू लाइन, ये वाली, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो अलग अलग लोड के लिए, एक लोड कौन सा लिया, ये वाला लोड लिया मैंने, कौन सा, आपका लैगिंग लोड, ये आई ए टू यहां था, तो ये कौन सा लोड लिया मैंने, यूनिटी पावर फैक्टर वाला लोड, और ये वाला आई ए थ्री वाला कौन सा लिया मैंने, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। तीनों एक कर्वेचर में बना रखा है, ठीक है ना, बना दिया। अब इससे हम क्या देखने वाले हैं वो देखो,
एज आई एफ इंक्रीजेस, देखो हम क्या, मैंने क्या बताया, वी कर्व किसके बीच में बनेगा, आर्मेचर करंट और आई एफ, ठीक है, और पावर क्या रहेगा, कांस्टेंट के, ठीक है। तो अब देखो आई एफ को बढ़ाना पड़ेगा, तो हम देखते हैं आई एफ बढ़ाने से क्या होता है। तो देखो आई एफ इंक्रीजेस, तो ये इक्वेशन जानते हो, इंड्यूस ईएमएफ की इक्वेशन होती है, देखो ई एफ इजिकल टू 4.44 एफ एन पी एच 5 डिराइव कर चुके हैं हम ऑलरेडी, ठीक है। तो हम जानते हैं जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रही है, फील्ड करंट पे। तो मुझे बताओ अगर फील्ड करंट को बढ़ाऊंगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगी, अगर इस इक्वेशन में फ्लक्स बढ़ गई तो इंड्यूस वोल्टेज भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो मैं कह सकता हूं एज आई एफ इंक्रीजेज द इंड्यूस वोल्टेज आल्सो इंक्रीजेस, ये जानते हम। तो इसका मतलब जैसे जैसे मैं देखो आई एफ थ्री, सॉरी ई एफ थ्री, ई एफ टू, ई एफ वन, जैसे जैसे मैंने इंड्यूस वोल्टेज को बढ़ाया है ना, देखो ये रहा, ऐसे ही इसका मतलब है मैंने फील्ड करंट को बढ़ाया है। कह सकता हूं कहां से, यहां से आई एफ प्रोपोर्शनल टू ई एफ, ऐसे लिख सकता हूं। तो अगर मैंने फील्ड करंट को बढ़ाया, आपको दिख रहा है यहाँ पे फील्ड करंट कौन सा है, ये रहा आई, सबसे बड़ा कौन सा फील्ड करंट, आई एफ वन। अगर इसमें देखें, इसके अंदर देखें, आप देख ही लो, ई एफ वन, ई एफ टू, ई एफ थ्री में सबसे बड़ा कौन सा है, ई एफ वन बड़ा है, उसके बाद में ई एफ टू, फिर सबसे छोटा ई एफ थ्री। इसका मतलब फील्ड करंट कौन सा बड़ा होगा, आई एफ वन, आई एफ टू, आई एफ थ्री। ये फेजर डायग्राम से दो यहाँ पे मेट किया है, समझ में आ गया। तो जैसे जैसे मैं फील्ड करंट को बढ़ाते जाऊंगा मेरा इंड्यूस वोल्टेज बढ़ता रहेगा। अब ऑब्जर्वेशन देखो क्या हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ई एफ वन की, ई एफ वन में मेरा लोड कैसा था, लैगिंग था, सही कह रहा हूं। ऑब्जर्वेशन देखो, अब कोई ऑब्जर्वेशन समझ में नहीं आया तो देखना, मेरा ई एफ वन के केस में मेरा लोड क्या था, लैगिंग था, आई ए वन, ठीक है। तो आर्मेचर करंट क्या था, ये रहा आई ए वन आर्मेचर करंट था। जैसे मैंने फील्ड करंट और बढ़ाया, आई एफ टू गया, यानी ई एफ टू की तरफ गया। ई एफ टू कौन से आर्मेचर करंट पे है, यहां वाले पे। तो देखो आर्मेचर करंट कम हुआ या ज्यादा हुआ, आई ए वन पहले यहां था, आर्मेचर करंट कम हुआ, समझ में आया। आर्मेचर करंट पहले ज्यादा था, जैसे ही मैंने फील्ड को बढ़ाया मेरा ई एफ टू कम हुआ, ई एफ टू की वजह से आर्मेचर टू मेरा कम हुआ, दिख रहा है आपको ये लेंथ, ये रही। तो आर्मेचर आई ए टू इज लेस देन आई ए वन। फिर कुछ देर बाद में मैंने फील्ड करंट और बढ़ाया, उसके लिए फील्ड करंट पे ई एफ थ्री क्या था, ये रहा, है ना। उल्टा बोल गया, सॉरी मैं, आप उल्टा उल्टा चल सकते हो, सॉरी उल्टा चल सकते हो कि भाई फील्ड करंट यहाँ पे डिक्रीज किया मैंने, उल्टा चलते हैं भाई। यहाँ पे ई एफ थ्री था, ई एफ थ्री सबसे कम है मेरा इंड्यूस वोल्टेज, तो मेरा आई एफ थ्री क्या होगा, सबसे कम होगा। सी दिस, आई एफ थ्री सबसे कम है। आई एफ थ्री जब मेरा कम था, मेरा करंट क्या था, ये रहा, लीडिंग था। सबसे पहली बात लीडिंग था, है ना। लीडिंग, पहले लीडिंग भूल जाओ आप, सबसे पहले करंट का मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, आर्मेचर करंट के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो देखो मैं यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ, यहाँ साथ साथ में प्लॉट करते चलते हैं, चलो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, लेट मी ड्रॉ दिस, ये आर्मेचर करंट हुआ, ठीक है। ये मेरा आई एफ, देखो इसमें आई एफ थ्री सबसे कम है ना, तो उल्टा चल रहे हैं हम, आई एफ थ्री सबसे कम, फिर आई एफ टू थोड़ा बड़ा उससे, फिर आई एफ वन, कंफ्यूज मत हो जाना नंबरिंग से, ठीक है। ओके, नाउ जब मेरा आई एफ थ्री था, देखना आप, जब मेरा आई एफ थ्री था, मेरा आर्मेचर करंट क्या था, आई ए थ्री, इतना मैग्नीट्यूड था, देखो इतना लंबा था ये इसका, है ना, इसकी लेंथ इतनी थी। तो सपोज वो कहीं यहां होगा, सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है। फिर मैंने जैसे ही फील्ड करंट को और बढ़ाया, आई एफ टू, इंड्यूसियम बढ़ा, उसके लिए आर्मेचर करंट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो यहां हुआ होगा शायद, ठीक है। फिर मैं जैसे ही मैंने और इंड्यूस वोल्टेज को सपोज फील्ड करंट को बढ़ाया, तो मेरा फील्ड करंट देखो, इंड्यूस वोल्टेज यहां हुआ, उसकी वजह से फील्ड करंट क्या हो गया, यहां हुआ, तो बढ़ गया वापस, एक बार घटा फिर बढ़ गया। देखो इसका शेप कैसे आया, वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व। अब पावर फैक्टर का देखते हैं हम, पावर फैक्टर देखो ना, जब मेरा आई एफ थ्री था, जब फील्ड करंट कम था यहाँ पे, तब पावर फैक्टर कैसा था, 5.3, लीडिंग था, करंट लीड कर रहा है वीटी को, तो ये लीड पे था भाई, ओके। फिर जैसे जैसे, और ये कौन सा होगा पावर फैक्टर होगा, यूनिटी पावर फैक्टर, यहाँ पे यूनिटी पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे ही मैंने और फील्ड करंट को बढ़ाया,
यानी लीडिंग से पहले यूनिटी पावर फैक्टर गया और जैसे IF1 के पास गए यानी फील्ड करंट को और बढ़ाया तो इंड्यूस वोल्टेज बढ़ा और ये मेरा पावर फैक्टर किसके पास चला गया, लैगिंग, ये लैगिंग पे आ गया। इस तरह से ये कौन सा, ये देखो वी कर्व दिख रहा है, तो देखो ये बनाया मैंने यहाँ पे, सी दिस, ये लीड ये लैगिंग, और ये बनाया किस पे मैंने, नो लोड पे बनाया है, ये वाला बस अभी एक बार ये देखो, ठीक है। और ये बीच वाला मिडिल वाला क्या कहलाए, यूनिटी पावर फैक्टर। अब मुझे बताओ, ये नॉर्मली एक्साइटेड बोलते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर बता चुका हूं, यूनिटी पावर फैक्टर पे जनरेटर कैसे वर्क करता है, नॉर्मली एक्साइटेड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। और अगर लीडिंग के अंदर, लीडिंग वाले केस के अंदर जनरेटर कैसे बिहेव करता है, अंडर एक्साइटेड, अभी पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, और लैगिंग में ओवर एक्साइटेड, है ना। तो ये फील्ड की लिमिट है, ये फील्ड करंट कम है तो अंडर एक्साइटेड, ये फील्ड करंट ज्यादा है तो अपर एक्साइटेड, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया, ऑब्जर्वेशन क्या थी, IA3 एंड IA1 आर ग्रेटर देन IA2, दिख रहा है मेरे को, IA2 से IA3 और IA1 बड़ा है। दूसरा PF3 पावर फैक्टर 3 लीड में है, पावर फैक्टर 2 यूनिटी में है, पावर फैक्टर 1 लैग में है, दिख रहा है, पावर फैक्टर 2 50 यूनिटी, पावर फैक्टर 1 लैगिंग, पावर फैक्टर 3 लीडिंग, ये मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो देखो एज द फील्ड करंट इज इंक्रीज्ड फ्रॉम IF3 टू IF1, है ना, एज द फील्ड करंट इज इंक्रीज्ड फ्रॉम IF3 टू IF1, इंक्रीज हुआ ना, IF3 टू IF1 से इंक्रीज हुआ है, ओके। द आर्मेचर करंट फर्स्ट डिक्रीजेज फ्रॉम IA3 टू IA2, दिख रहा है यार, IA3 ये रहा IA3, फिर IA2 डिक्रीज किया, फिर बाद में क्या किया, और किया तो हमने फील्ड करंट को बढ़ाया तो ये फिर से इंक्रीज कर गया, ये रहा ऑब्जर्वेशन। दूसरा, एज द फील्ड करंट इज इंक्रीज फ्रॉम IF2 थ्रू IF3 टू IF2, IF3 कौन सा है, ये, ओके, 1 मिनट, IF3 ये है मेरा, है ना। जैसे IF3 से हम IF2 की तरफ गए, मेरा पावर फैक्टर लीडिंग से कहां चला गया, यूनिटी, फिर और हमने IF2 से IF1 की तरफ गए तो मेरा पावर फैक्टर कहां गया, यूनिटी से लैगिंग, यही मैंने बोला यहाँ पे, ठीक है। ये ग्राफ बन गया रेड वाला, ठीक है, ये यूनिटी पावर फैक्टर बना है। अब अगर सपोज सेम पावर फैक्टर पे, मेरा पावर फैक्टर मेरा क्या कांस्टेंट है, सपोज अगर मैंने लोड बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, लोड, अगर मैंने लोड बढ़ाया इसका मतलब आर्मेचर करंट क्या होगा, बढ़ेगा, ऑब्वियस है, लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट भी बढ़ेगा, तो ये ग्राफ कहां शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर, वी कर्व की तरफ तो रहेगा बट ऊपर शिफ्ट करेगा, ये देखो, आइए, तो P3 P2 P1 में मतलब बड़ा कौन सा है, P3 P2, ये लोडिंग है, सबसे लोडिंग किसकी जाती है, P3। अगर आपको याद हो जनरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमने कंपाउंडिंग कर्व बनाया था वहां पे, तो कंपाउंडिंग कर्व ऐसा कुछ बनाया था यूनिटी पावर फैक्टर से, और वो कंपाउंडिंग कर्व भी किसके बीच में बना था, आर्मेचर करंट और IF के बीच में, तो कुछ ऐसा बनाया था, देखो ये लीड और लैग, ऐसा ये डॉटेड रेड कलर का डॉटेड लाइंस दिख रही है ना, ये कौन सा है, कंपाउंडिंग कर्व। अगर आप कंपाउंडिंग कर्व भी वी कर्व के ऊपर बना सकते हो अगर आपको कोई पूछे तो, बट ये हम बना चुके हैं, ठीक है। सो द डॉटेड रेड कर्व, कौन सा, ये वाली डॉटेड रेड कर्व ऑन वी कर्व रिप्रेजेंट द कंपाउंडिंग कर्व इन विच वी स्टडी वेरिएशन ऑफ फील्ड करंट विद आर्मेचर करंट एट डिफरेंट पावर फैक्टर, डिफरेंट पावर फैक्टर पे, है ना, समझ में आया। अब देखो एज द लोड ऑन अल्टरनेटर इज इंक्रीज, लोड ऑन द अल्टरनेटर इज इंक्रीज, द वी कर्व आर शिफ्टेड अपवर्ड, देखो ये वी कर्व शिफ्ट अपवर्ड हो गया अलग अलग लोड के लिए, बट ये लीडिंग और लैगिंग तो ये रहेगा, इस तरफ वाला लीड है और ये लैग है, ओके। because higher load requires higher amount of armature current, hence the same power factor the current will increase, सीधी सी बात है। अगर हम बात करें IA कांस्टेंट था, है ना, ये देखा ना अभी यहाँ पे, अगर कैसे बढ़ाओगे, IA cos फाइव कांस्टेंट था और cos फाइव को मैंने कांस्टेंट रख लिया, है ना, तो अगर आप पावर फैक्टर को कांस्टेंट रखोगे तो लोड बढ़ाओगे तो आर्मेचर करंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सीधी सी बात है, ओके। तो ये वी कर्व बन गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बना, है ना। अब बनाते इन्वर्टेड वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व किसके बीच में बनता है भाई, इन्वर्टेड वी कर्व बनता है यहाँ पे, पावर फैक्टर आ जाएगा बस। तो आप ही बताओ, इसमें देख लो पावर फैक्टर, अगर यहां बनाना चाहूं तो मैं, ये मेरा पावर फैक्टर है ना, यहां बना ब्लैंक पेज में बनाता हूं मैं, सपोज ये मेरा पावर फैक्टर है और ये फील्ड करंट है,
और ये सबसे छोटा फील्ड करंट कौन सा था, IF3, फिर क्या था IF1, सॉरी IF2, फिर क्या था IF1। अब मुझे बताओ cos फाइव होता है पावर फैक्टर, तो मैक्सिमम वैल्यू पावर फैक्टर कितनी होती है 1, तो वो मैंने यहां बना दी, ये 1 है ना यूनिटी। तो देखो सबसे पहले अगर हम IF3 की बात करें, IF3 पे मेरा लोड कैसा था, लीडिंग, ओके लीडिंग। और जैसे मैंने फील्ड करंट बढ़ाया IF3 से IF2 की तरफ गया, मेरा लीडिंग लोड से कहां चला गया, यूनिटी, कह सकता हूं यूनिटी। तो अगर मैं कहूं लीडिंग से जैसे हम यूनिटी की तरफ गए पावर फैक्टर इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो लीडिंग पे मेरा, नेक्स्ट दूसरा कलर ले लेते हैं, लीडिंग पे मेरा कम था, ये लीडिंग वाला है। जैसे जैसे मैंने IF2 के पास गया पावर फैक्टर क्या बन गया, यूनिटी, ये रहा यूनिटी बन गया भाई, ये रहा। ओके नाउ नेक्स्ट, दूसरा मैंने और फील्ड करंट बढ़ाया, पावर फैक्टर यूनिटी तक पहुंच गया IF2 पे, IF1 में लैगिंग हो गया, यानी जैसे मैंने फील्ड करंट को और इंक्रीज किया पावर फैक्टर डिक्रीज करने लग गया, यहां से इंक्रीज करके कहां चला, यूनिटी तक, फिर यूनिटी से डिक्रीज करके चला गया लैगिंग की तरफ, ये होता है 1 मैक्सिमम होता है। तो ये डिक्रीज करने लग गया। ये ग्राफ कैसे दिख रहा है, इन्वर्टेड वी कर्व दिख रहा है आपको, इन्वर्टेड वी कर्व, देखो ये बना रखा, सी दिस, P1 मतलब इस लोड पे, और इस तरफ लीड, इस तरफ लैगिंग, फिर से यूनिटी पावर फैक्टर मिडल वाला, ये अंडर एक्साइटेशन, ये ओवर एक्साइटेशन, जनरेटर का बना रहे हम। अब सपोज मैंने लोड बढ़ा दिया, तो देखो अगर आपने लोड बढ़ाया तो देखो, तो आर्मेचर करंट क्या करेगा, बढ़ेगा। अगर आर्मेचर करंट बढ़ेगा फॉर सेम पावर फैक्टर, पावर फैक्टर मैंने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, सपोज फॉर सेम पावर फैक्टर अगर आर्मेचर करंट बढ़ गया, तो मुझे बताओ डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। आर्मेचर रिएक्शन अगर बढ़ जाएगा तो वो क्या करना चाहेगा, आर्मेचर रिएक्शन क्या करना चाहेगा, मेन जो हमारा फ्लक्स है उसको डिक्रीज करेगा, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट डालेगा ना। तो मुझे बताओ डीमैग्नेटाइजिंग यानी मेरी मशीन कहां चली जाएगी, अंडर एक्साइटेशन में। मुझे बताओ अगर मेरा मेन फील्ड कम हो रहा है तो IF को क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन के लिए बढ़ाना पड़ेगा, IF को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो IF फिर क्या होगा, हमारा ग्राफ कहां शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड में, ये P2, ये P1, ये क्यों हुआ, फील्ड करंट किस तरफ बढ़ रहा है, राइट साइड ही तो बढ़ रहा है, तो ग्राफ कहां शिफ्ट करेगा, राइट साइड में। क्यों, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन बढ़ गया, आर्मेचर रिएक्शन को कंपनसेट करने के लिए मुझे फील्ड करंट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो उस बढ़े हुए फील्ड करंट में फिर से वी कर्व ऐसा बनेगा, लेकिन राइट शिफ्टिंग होगी, है ना। तो ये ध्यान रखना, वी कर्व के अंदर जो शिफ्टिंग हो रही है वो अपवर्ड में हो रही है, आर्मेचर करंट क्योंकि बढ़ रहा है, आर्मेचर क्योंकि ये आर्मेचर है यहाँ पे IA, है ना। और इन्वर्टेड वी कर्व में कहां शिफ्टिंग हो रही है, राइट साइड में, लोड बढ़ने से। कैसे हुआ वो यहाँ पे समझा रखा है, देखो लोड इंक्रीज, IA इंक्रीज, ठीक है। सो यहाँ पे दिखा रखा है, एज द लोड ऑन द मशीन इज इंक्रीज द आर्मेचर करंट इंक्रीजेस, है ना। लोड मैंने लोड बढ़ाया, ये मेरा इस पर्टिकुलर लोड है, सपोज P2 मेरा इससे बड़ा हुआ लोड है, तो उससे क्या हो रहा है, आर्मेचर करंट बढ़ेगा, एंड सो डज द आर्मेचर रिएक्शन, सीधी सी बात है, आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो आर्मेचर रिएक्शन तो बढ़ेगा ही। एंड इन ऑर्डर टू कंपनसेट द एडिशनल आर्मेचर reaction, field current must be increased at same power factor, and hence the inverted V curve is shifted to rightwards, ये राइट में चला गया। कैसे बना, समझ में आया, ये लीड और ये लैग, ये ध्यान रखना हमेशा। और ये आपको मैंने रटा भी चुका हूं कि लीड मतलब अंडर एक्साइटेशन जनरेटर के अंदर, लैग मतलब ओवर एक्साइटेशन, ओके, लीड और लैग। चलो ये तो हुआ किसका, जनरेटर का। मोटर का बना लेते हैं, ऐसे बनेगा, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। लेट्स ड्रॉ इट फटाफट। सिंक्रोनस मोटर का कैसे बनेगा, देखो फिर से पावर वही सेम, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में होगा वी कर्व, और पावर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। तो ये रहा VT IA cos फाई मेरा पावर है, इन्फिनिटी बस बार पे मैंने कनेक्ट किया है, फिर से IA cos फाई क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, और EF साइन डेल्टा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आप बोलोगे सर EF साइन डेल्टा तो हमारा इनपुट पावर था, हमें तो डेवलप पावर लेना चाहिए। तो मैंने क्या अजम्पशन लिया है यहाँ पे, while drawing the V curve and inverted V curve, we assume the machine to be lossless. Hence, the input and output power are equal. तो इसलिए ये ध्यान रखना, ये assumption लिया मैंने यहाँ पे, तभी EF sin delta is equal to constant। अब मुझे बताओ ये इक्वेशन जो बनी थी हमारी यहाँ पे, EF is equal to VT plus JIX था, मोटर के अंदर क्या हो जाएगी, EF is equal to VT minus JIXS, है ना, ये हो गई।
चलो फिर से हम इन्वर्टेड वी कर्व में फेजर डायग्राम बनाते हैं, है ना, फेजर डायग्राम बनाते हैं। लेट्स ड्रॉ इट, इन सबको रिड्रॉ करते हैं फिर से सेम। अगर इसका समझ में आ गया तो ये भी आ ही जाएगा आपको। सबसे पहले क्या रेफरेंस लेंगे, वीटी, ये मैंने वीटी ले लिया, चलो दिस इज माय वीटी। और लैगिंग लोड ले लिया भाई, पहले थोड़ा दूर लेते हैं ताकि समझ में आए। ये मैंने आई ए ले लिया भाई, आई ए वन लिया है ना, और ये पहला लोड लिया 5-1। ओके, अब इक्वेशन कौन सी थी, ई एफ इजिकल टू वी टी माइनस जे आई एक्सेस, तो वी टी मेरे पास है। आइए अब सबसे पहले आई ए कॉस फाइव, ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट आई ए कॉस फाइव कौन सा होता है भाई, आई ए कॉस फाइव ये वाला होगा। लेट मी ड्रॉ द डॉटेड लाइंस। यही तो है आई ए कॉस फाइव, आई ए वन कॉस फाइव, ठीक है, ये कांस्टेंट है। दूसरा, अब मुझे बताओ इस आई ए में क्या ऐड करना है, वीटी में से जे आई एक्सेस माइनस करना है। माइनस जे किस में बनेगा ये बताइए आप पहले, माइनस जे, प्लस जे किस तरफ था, इस डायरेक्शन में होता था प्लस जे, है ना, आई एक्सेस। बट माइनस जे फिर कहां होगा, माइनस जे नीचे की तरफ होगा। तो मुझे बताओ ये एज इट इज यहां शिफ्ट कर दूं, ये लो, ठीक है, ये क्या बन गया, आई ए वन एक्सेस, सही कह रहा हूं, कैसे बना नीचे बता दिया ना, माइनस जे था। देखो वीटी में से माइनस जे आई एक्सेस माइनस करना है, तो ये रहा इस तरफ, ये माइनस जे आई एक्सेस नीचे की तरफ होगा, प्लस जे होता तो ऊपर होता, ऊपर बनता था। अब हम जानते हैं कि ईएफ हमेशा छोटा बनता है, किसके अंदर, मोटर के केस में तो बन रहा है ये लो, ये क्या बना, ई एफ वन, और ये एंगल क्या कहलाया, डेल्टा वन लोड एंगल ई एफ वन के लिए। और ई एफ साइन डेल्टा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ई एफ साइन डेल्टा कहां होता है, ये वर्टिकल इंटरसेप्ट, तो ये ग्रीन डॉटेड लाइन बना दो नीचे की तरफ। ये क्या हुआ, ई एफ साइन डेल्टा कांस्टेंट। चलो अब ई एफ टू बनाते हैं हम कहीं, ई एफ टू बनाते हैं चलो, है ना, ई एफ वन तो यहां बन गया, ई एफ टू किसके लिए बनाते हैं, आई टू के लिए, आई टू ये रहा करंट, ये आई टू करंट होगा, यूनिटी पावर फैक्टर, ये लैगिंग था आई ए वन, तो आई ए टू मेरा यूनिटी पावर फैक्टर इसी फेज में होगा। अगर आई ए टू इस तरफ है, माइनस जे, है ना, प्लस जे तो कहां होगा, इस डायरेक्शन में, क्लॉक आपका एंटी क्लॉकवाइज, और माइनस जे क्या होगा, उल्टा, तो ये होगा माइनस जे, ये रहा माइनस जे, तो जे, जे मत लिखो, सीधा लिखो आई टू एक्सेस, यही तो होगा। और यहां से मैंने एक लाइन खींची यहां तरफ, ये क्या हुआ, ई एफ टू, सही कह रहा हूं। ओके, अब एक और ले लेते हैं ई एफ थ्री, आई ए थ्री ले लेते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं, सपोज ब्लैक ले लिया, वो ले लिया मैंने लीडिंग में, आई ए थ्री, ये एंगल बन गया 5-3, 5-2 तो क्या हो गया मेरा 0 डिग्री, यूनिटी पावर फैक्टर, ये लीडिंग। अब आई ए थ्री में इसमें जे आई एक्सेस कहां बनेगा, प्लस जे आई एक्सेस तो इस डायरेक्शन में बनता, माइनस जे एक्सेस इसके अपोजिट, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना, प्लस जे माइनस जे एक्सेस, मेरे को माइनस जे लेना है, क्यों, ये रहा माइनस जे, मोटर के इसमें, तो माइनस जे इसके अपोजिट में, ये रहा माइनस जे, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ये रहा माइनस जे, आई ए थ्री एक्स एस, और यहां से मैं एक लाइन लेके गया ऊपर, ये क्या हुआ मेरा, ई एफ थ्री, देखा आपने, ओके, ई एफ थ्री, तो देखा आपने ई एफ वन ई एफ टू किसको फॉलो कर रहा है, इस ग्रीन लाइन से बाहर नहीं जा रहा, क्योंकि ई एफ साइन डेल्टा कांस्टेंट है, और ये डेल्टा थ्री होगा यहाँ पे, ठीक है, और रेड वाला डेल्टा टू, ये बना लोगे आप। तो देखो ये बनाया डायग्राम मैंने यहाँ पे, ये बना हुआ है इसके अंदर, कैसे बना समझ में आया, ओके। नाउ वही सेम केस, आई एफ वन, ये आई एफ वन था, फील्ड करंट के लिए वही सेम, कि भाई फील्ड करंट जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, आई एफ वन जैसे बढ़ाओगे, इंड्यूस वोल्टेज बढ़ेगा, तो ई एफ वन सबसे छोटा, फिर ई एफ टू ई एफ थ्री, तो यहां बना लेते हैं फिर से, किसके बीच में बनता है, इन्वर्टेड वी कर्व, आर्मेचर करंट और फील्ड के, पावर फैक्टर कांस्टेंट, पावर कांस्टेंट है मेरा, आउटपुट पावर। तो सबसे पहले सबसे छोटा क्या होगा, आई एफ वन,
ये रहा IF1, EF1 को लेके IF1, ठीक है, सबसे कम है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरा आपका जो आर्मेचर करंट में, फील्ड करंट में आर्मेचर, दूसरा इसमें देखते हैं आर्मेचर करंट के अंदर देखो IA1, ये रहा IA1, सपोज वो यहाँ कहीं है ना, IF1 पे यहाँ कहीं है, ओके, दिस इज IF2 और ये मेरा क्या है IF3, ये होगा, IF1 सबसे छोटा है, दिख रहा है ना इस केस के अंदर। तो IF1 पे आर्मेचर करंट ये रहा, जैसे हम IF2 के पास गए, ये तो क्या होगा, कहाँ आ गया, ये इस फेज में आ गया, इससे छोटा हुआ, देख लो लेंथ, ये इतना बड़ा है और ये सिर्फ इतना छोटा है, तो कम हुआ, चलो ये कम चला गया। फिर वापस हम IF3 और फील्ड करंट इंक्रीज किया, उस EF3 के लिए IA3 फिर से बढ़ गया, ये बढ़ गया भाई, कैसा शेप आया, सेम, ये रहा देखो। बट अब हमें पावर फैक्टर का देखना है ना, पावर फैक्टर में क्या करता है, पावर फैक्टर में केस में क्या हो रहा है, देखो जब मेरा IF1 था, मेरा पावर फैक्टर कैसा है, लैग, फिर कहां पहुंचा, यूनिटी पावर फैक्टर, फिर IF3 में यहाँ पे क्या पूछा, लीड, बस ये डिफरेंस है, ध्यान रखना। जनरेटर मोटर केस में देखो ये एल लैग था, यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्टार्टिंग लैग से चालू हो रहा है, जबकि जनरेटर के केस में यहाँ पे क्या चालू हो रहा है, लीड से, है ना। तो ये देखो ये बन गया यहाँ पे, और ये रहा लैग और लीड। अब इसमें सेम वही कॉन्सेप्ट, जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे, मेरा मेरा आर्मेचर करंट बढ़ेगा, मेरा जो वी कर्व है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये रहा P2 P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1, और ये बीच वाली लाइन कौन सी है, यूनिटी पावर फैक्टर। फिर से इसके अंदर आप बना लोगे लैगिंग और लीड का, मोटर का, ये मेरा कौन सा कर्व बन गया, कंपाउंडिंग कर्व, है ना। ये लैग और ये कौन सा हो गया, ये यहाँ पे अंडर एक्साइटेड, ये ओवर एक्साइटेड, है ना। तो हम देख चुके थे कि ये तो फिक्स रहेगा ही, इससे अंडर एक्साइटेड, फील्ड कम है, यहाँ पे फील्ड कम है, यहाँ पे इस वाले डे, और ये रेफरेंस है, नॉर्मली एक्साइटेड है, ये यूनिटी पावर फैक्टर कहाँ पे आता है, नॉर्मली एक्साइटेड पे, और इससे ऊपर अबाउ ओवर एक्साइटेड। तो हम देखते थे ओवर एक्साइटेड में मेरा मोटर केस में कैसा पावर फैक्टर आता था, लीडिंग आ रहा है ना, देखो आ रहा है, ट्रू। और जबकि जनरेटर केस में ओवर एक्साइटेड में मेरा कैसा आना चाहिए, लैगिंग, ये देखो लैगिंग आ रहा है, ये डिफरेंस है, बस ये ध्यान रखना है आपको, बाकी सेम बनते हैं, है ना, लैगिंग लीडिंग का बस ये चेंज है, कुछ नहीं है। वी कर्व जब भी बनाओ, मोटर के अंदर लैग और लीड डालना है यहाँ पे, बस ये डिफरेंस है। जैसे जनरेटर बनाओगे, लीड लैग डाल देना, अंडर एक्साइटेड ओवर एक्साइटेड ये रहेगा। इन्वर्टेड वी कर्व फिर से वही बनेगा, P1 लो, है ना, देख लो आप, पावर फैक्टर यहां बनाया ना मैंने, पावर फैक्टर पहले लैग था, फिर यूनिटी आया, फिर लीड आया, जैसे जैसे मैंने कराया। तो लैग, लैग कहां होगा, ये रहा, ये लैग है सपोज। फिर जैसे मैंने फील्ड करंट को बढ़ाया, कहां बन गया, यूनिटी, ये तो मैक्सिमम लाइन है इसकी 1, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, ये मैक्सिमम पहुंचा। फिर लीडिंग पहुंचा, तो लीडिंग मतलब यूनिटी से लीडिंग में जाएगा तो डिक्रीज करेगा, ये रहा। यूनिटी से लैग में जाए, लीड में जाए, पावर फैक्टर डिक्रीज ही करता है, क्योंकि मैक्सिमम तो यूनिटी होता है। अब जैसे जैसे अगर पावर आपने बढ़ाया, लोड बढ़ाया, मतलब सॉरी लोडिंग किया, आर्मेचर करंट बढ़ेगा, आर्मेचर की वजह से आर्मेचर रिएक्शन बढ़ेगा, उसको कंपनसेट करने के लिए मुझे फील्ड करंट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए इन्वर्टेड वी कर्व कहां शिफ्ट कर गया, राइट साइड में, P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1, ये लिख रखा मैंने यहाँ पे। If the load is increased, armature current increases, so armature reaction also increases, and to compensate the effect of armature reaction, the field current needs to be increased, so the inverted V curve shifts towards right. तो मोटर और जनरेटर का सेम आता है, क्या डिफरेंस है, लैगिंग और लीडिंग का। तो ये कंक्लूजन मैंने यहाँ पे कहा है, ये याद रखना है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है देखो पढ़ो, द मेजर डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटर and motor is that alternator operates at leading power factor in under excited condition and motor operates at lagging power factor in under excited condition. तो अंडर एक्साइटेशन के कंडीशन के अंदर तो जनरेटर तो कहां पे ऑपरेट कर रहा है, लीडिंग में, और मोटर लैगिंग में। whereas in over excited condition alternator operates at lagging power factor while motor operates at leading power factor, ठीक है ना। hence the initial power factor in generator or alternator is leading, हमेशा इनिशियल पावर फैक्टर जनरेटर और अल्टरनेटर के केस में हमेशा क्या होता है, लीडिंग होता है, एंड इट गोज टुवर्ड्स द लैगिंग। जबकि मोटर के अंदर उल्टा होता है, मोटर में लैगिंग होता है, लीडिंग होता है। जब भी आप इन्वर्टेड वी कर्व बनाओ, सिंपल कुछ नहीं करना आपको, ये लो, ये बना दिया वी कर्व, ये आर्मेचर करंट, ये फील्ड करंट, ठीक है, यहाँ लिख दिया, ये हमेशा ये ओवर एक्साइटेड, ओ ई सॉरी अंडर एक्साइटेड है, ये हमेशा नीचे पहले वाला अंडर एक्साइटेड रहेगा,
यूई अंडर एक्साइटेड, ये ओई ओवर एक्साइटेड, और ये बीच वाला यूनिटी पावर फैक्टर या नॉर्मली एक्साइटेड। ठीक है, अगर आप जनरेटर है, जनरेटर का बनाना है तो आप जानते हो अंडर एक्साइटेड में जनरेटर में यहाँ पे क्या होता है, लीड, और यहाँ क्या होता है, लैग। अगर मोटर का बनाना है कुछ नहीं करना, इसको रब करो, आप जानते हो अंडर एक्साइटेड में यहाँ पे क्या जाता है, लैग, और यहाँ पे लीड। ऐसे ही इन्वर्टेड वी कर्व में, सिंपल ध्यान रखना। तो बस आप एक चीज रख लो, बस ये रख लो, मोटर का याद रख लो, सिर्फ मोटर का, मोटर का याद रख लो। एक चीज याद रखो, ओवर एक्साइटेड के अंदर लीड आता है, बस ये एक चीज याद रखो मोटर के केस के अंदर। तो आप अपने आप सारे निकल जाएंगे। कैसे? अगर आपने ये रख लिया ओवर एक्साइटेड का मतलब लीड, तो आप जानते हो मोटर के केस में अंडर एक्साइटेड में क्या होगा, लैग। ऐसे ही जनरेटर के केस में ओवर एक्साइटेड के अंदर अगर लीड है मोटर केस में, तो यहाँ पे क्या होगा, लैग। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो आप वी कर्व से बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कैसे? एग्जांपल बताता हूं मैं एक। जैसे क्वेश्चन आया कि भाई मोटर के केस के अंदर, मोटर के केस के सॉरी जनरेटर केस के अंदर, जब जनरेटर लीडिंग पे वर्क कर रहा था, किस पे ऑपरेट कर रहा था, जनरेटर वाज ऑपरेटिंग एट लीडिंग। ढंग से सुनना क्वेश्चन क्या है ना, वी कर्व अगर आपने पढ़ रखा है तो। क्वेश्चन ये आया कि भी जनरेटर के केस में मेरा जो लोड है वो लीडिंग पे ऑपरेट कर रहा है, और मैं फील्ड करंट को बढ़ा रहा हूं, तो आर्मेचर करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फील्ड करंट तो इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, ये रहा लीडिंग, आर्मेचर करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। वी कर्व देख के देख लो, पता कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हो कि अगर मैं फील्ड करंट को बढ़ाऊं और मेरा जो लोड पावर फैक्टर था वो लीडिंग था, फील्ड करंट बढ़ाने से लीडिंग, अगर मेरा पावर फैक्टर मैंने नॉर्मली एक्साइटेड से ज्यादा बढ़ा दिया, तो मेरा पावर फैक्टर वही रहेगा या लीडिंग ही रहेगा, या यूनिटी पावर फैक्टर आ जाएगा, या आपका लैगिंग में पहुंच जाएगा। ये देखो लैगिंग में पहुंच गया इसमें। दूसरा क्वेश्चन कि व्हेन द मोटर इज ऑपरेटिंग एट लैगिंग लोड, ये रहा लैगिंग लोड, फील्ड करंट बढ़ाते हो तो आर्मेचर करंट कैसे करेगा, बढ़ेगा, ये रहा बढ़ रहा है देखो। तो ये वी कर्व से, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वी कर्व से आ रहा है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे, पावर फैक्टर में बन जाएगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंपटीशन एग्जाम के लिए, वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व, है ना। तो यहाँ पे हम लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन पढ़ेंगे। ओके, सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।